ये कहानी उन सोल्जर्स की है जिन्होंने लीबिया के बेंगाज़ी शहर में 13 घंटों तक बिना किसी सपोर्ट के सरवाइव किया था। अब तुम ये मत कहना कि वो कोई और कंट्री के हैं। कोई भी सैनिक अपनी कंट्री की सुरक्षा के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। सो रिस्पेक्ट एवरी सोल्जर। आपको मैं बता दूँ, ये मूवी 2016 में बनी थी, बट जो ये इंसिडेंट घटा था वो 2012 में घटा था और ये रियल ट्रू बेस्ड स्टोरी है। चलिए आज की मूवी 13 आवर्स शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें लीबिया कंट्री के बेंगाज़ी शहर को दिखाया जाता है, जहां पे आर्मी वर्सेस टेरर चल रहा था और टेररिस्ट वहां के जीत जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे जितनी भी एम्बेसीज होती हैं वो सारी बंद हो जाती हैं और उसको वर्ल्ड का सबसे ख़तरनाक जगह में घोषित कर दिया जाता है। बट यूएस डिप्लोमेटिक पोस्ट और सीआईए बेस को छोड़ के, क्योंकि उनका मानना ये था कि वहाँ पे इससे वो शांति पैदा कर सकते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ जैक नाम करके एक बंदे को दिखाया जाता है जो बेंगाजी के एयरपोर्ट पे उतरता है। वो एयरपोर्ट ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने बर्बाद कर दिया। उसे वहाँ पे लेने के लिए सीआईए का कमांडर वुड्स आता है, क्योंकि वो दोनों बहुत अच्छे पुराने दोस्त थे। वो कुछ जगह जाते हैं और रुक जाते हैं जहाँ पे कुछ लोग उन्हें घेर के बैठे हुए थे। वो डिमांड कर रहे थे कि वो अपनी गन्स और कार को उनके हवाले करते, बट वो लोग नहीं करते। और तभी वुड्स कहता है कि तुम अपने ऊपर देखो, तुम्हारे ऊपर ड्रोन उड़ रहा होगा और तुमने ऐसी कोई भी गलत कदम उठाया जिसकी वजह से हमें कोई नुकसान हुआ तो तुम मारे जाओगे। वो आतंकी उसे छोड़ देते हैं और वो फाइनली सीआईए के एनेक्स यानी बेस पे पहुंच जाते हैं। वुड्स अपने नए दोस्त जैक को कर्नल से मिलवाता है, बट कर्नल इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करते और कहते हैं क्या फ़ायदा एक और के आने से, वैसे भी बोझ पड़ेगा। वुड्स जैक को अपने सारे दोस्तों से मिलाता है, जिसमें टोटल 6 लोग होते हैं। हमें उसी बीच एक लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका काम ये होता है कि वो जितने भी लोकल डील्स है वो उसका सामना करेगी। और अगले दिन वो 2 कार्स में वहाँ डील करने के लिए जाते हैं। वो लोग जब डील वाले एरिया में पहुँचते हैं तब जैक को वो लोग उसका पति बना देते हैं और उसके दोस्त को उसका बॉस, ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके। और दूसरी तरफ वुड्स कार में बैठ के हर तरफ नज़र रख रहा था। तभी वुड नोटिस करता है कि कुछ लोग उन्हें का चारों तरफ से नोटिस कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तभी चारों तरफ हलचलें बढ़ जाती हैं और कुछ लोग कार में बैठ के उनका पीछा करने लग जाते हैं। जैक भी उन लोगों को लेके कार से निकल जाता है, बट पीछे आने वाली कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फॉलो नहीं कर पाती और वो लोग सेफली एम्बेसी तक पहुंच जाते हैं। हमें 5 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जिनमें उनके कमांडर कहते हैं कि यहाँ पे एम्बेसडर आने वाले हैं, जिनकी सुरक्षा तुम लोग को ही करनी है, क्योंकि वो यहाँ पे एक रैली करना चाहते हैं। वो यहाँ के लोगों से बात करके कहना चाहते हैं कि वो लोग डरे ना, क्योंकि अमेरिका उनके साथ है। वो लोग अपनी कमांडर की बात मानते हुए एम्बेसडर जहाँ रुकने वाले थे यानी एम्बेसी तक देखने के लिए जाते हैं उनकी सुरक्षा, जहाँ पे उन्हें लॉरी और ब्लैकी मिलते हैं। एम्बेसी एक खुले मैदान थी स्नाइपर्स के लिए, जो कि इन लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ऐसे वक्त में रिस्क बढ़ जाता है और सुरक्षा करने के लिए ज़्यादा चीज़ें भी नहीं होती। वो लोग एम्बेसडर की सुरक्षा के लिए कुछ हथियार भी खरीदते हैं, बट जो आदमी उनसे लेके आने वाला था वो लोग पैसे की डिमांड कर रहे थे और वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझा पाते। बट तभी जैक एक इशारा करता है दोनों हाथों को हिलाते हुए। वो सामने वाला बंदा भी वही इशारा करता है और कहता है कूल बेबी, और मामला सुलझ जाता है और एम्बेसडर वहाँ पे आ जाते हैं। एम्बेसडर वहाँ पे पहुँच चुके हैं। जब वो वहाँ के मेयर से मिलने के लिए जाते हैं तो बात हुई थी कुछ लोग आएंगे, बट वहाँ पे बहुत सारी मीडिया, बहुत सारे लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए, जो कि उनकी सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं था। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सेफली एम्बेसी तक पहुँच जाते हैं वापस। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था और हमें पीछे वाले गेट पे 17th फेब दिखाया जाता है। एक्चुअली में ये ऐसा ग्रुप था जो कि इनकी हिफाजत करता था और यूएस गवर्नमेंट इन्हें सैलरी देती थी। और हमें तभी वहीं पे एक आदमी को भी दिखाया जाता है जो वाइट कपड़ों में होता है। वो कुछ लोगों से मिलता है और धीरे धीरे उनकी तादाद बढ़ने लग जाती है, जिसके पास भारी मात्रा में हथियारबंद लोग होते हैं और वो अल्लाहू अकबर चिल्ला रहे थे। इसलिए जैक एक वीडियो रिकॉर्डिंग करता है ताकि वो अपनी फैमिली को मरने के बाद भेज सके।
एक्चुअली में इनके सार्जेंट ने बताया था कि इस हफ्ते तुम पे शायद हमला हो सकता है, इसलिए जैक एक वीडियो रिकॉर्डिंग करता है ताकि वो अपनी फैमिली को मरने के बाद भेज सके। वहीं हमें शाम को एम्बेसी दिखाई जाती है जहाँ पे वही हथियारबंद लोग हमला कर देते हैं। वो लोग प्रिपेयर नहीं थे, इसी वजह से वो लोग काफ़ी आसानी से अंदर घुस जाते हैं। लॉन्चर से फायर कर रहे थे। रात को 9:43 पे उन पे खबर आती है कि एम्बेसी पे अटैक हो गया है और उनको मदद के लिए जल्द से जल्द लाना होगा। वो सारे रेडी होने लग जाते हैं, बट वहाँ के कर्नल उन्हें मना कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे अटैक हुआ और तुम लोग चले गए तो कौन ध्यान रखेगा, तुम्हारे वहाँ से वापस आने के चांसेस भी बहुत कम है और हम कुछ लोगों के लिए वहाँ नहीं जा सकते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ एम्बेसी में दिखाया जाता है कि वो अमेरिका के फ्लैग को जला देते हैं और ये लोग बार बार CIA वालों से हेल्प मांग रहे थे और वुड्स डिसाइड करता है कि वो जाएगा। वो अपनी कर्नल की बात नहीं मानता और वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ आतंकवादियों को दिखाया जाता है जो कि मेन गेट को तोड़ते हुए वहाँ सेफ डोर तक पहुँच चुके थे। पहले तो वो कुछ फायरिंग करते हैं और कुछ बारूद फेंकते हैं, बट उससे कुछ भी नहीं होता। तब वो जाके पेट्रोल ले आते हैं। वो वहाँ पे आग लगाने वाले और वहाँ पे आग लगा देते हैं, जिसके वजह से पूरा सेफ केस धुआं धुआं हो जाता है। एम्बेसी उनसे 1 माइल दूर थी, बट रास्ते में कुछ लोग उनका रास्ता रोकते हैं। तभी वो चार्ली को आगे भेजता है जिससे लोकल लैंग्वेज आती है, पर जैसे ही उसके कमांडर से बात करता है पीछे से एक गोली आती है उस कमांडर की और वो मर जाता है। तभी वहाँ पे फायरिंग वायरिंग सब कुछ शुरू होने लग जाती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ लोग पीछे वाले गेट से भी जाएंगे, इसलिए वो एक टीम को पीछे वाले गेट से रवाना कर देते हैं और कुछ लोगों को टेरेस पे भेज देते हैं ताकि वो स्कोपिंग अच्छी तरीके से कर पाए। जैसे तैसे उन्हें मारते हुए वहाँ से एम्बेसी तक सेफली पहुँच जाते हैं। कोई भी अभी तक घायल नहीं हुआ था और पीछे वाली टीम भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच गई थी, बट वहाँ पे एक आदमी उन्हें बोलता है कि उसने और तभी उन्हें कुछ 517 के लोग मिलते हैं, जिसमें से एक आदमी उन्हें कहता है कि उसने उन आतंकवादियों से बात की और वो लोग इस सब के लिए माफ़ी चाहते हैं। जैक समझ जाता है कि ये सारे लोग मिले हुए हैं और दोबारा अटैक होने के पूरे चांसेस हैं। वहाँ पे आतंकवादी हमले कम हो रहे थे, पता नहीं क्यों, बट कोई भी नहीं था आसपास उनके। कुछ देर बीत जाने के बाद एम्बेसडर की लाश मिलती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें वहाँ जाना चाहिए, पर तभी एक डोर का बम ब्लास्ट होता है और सारे आतंकवादी फिर से आ जाते हैं हमला करने के लिए और फिर से एक बार युद्ध चालू हो जाता है। जैक लॉरी को समझाता है कि उन्हें इन लोगों को लेके लेफ्ट जाना है ना कि राइट, बट वो निकलते ही राइट चला जाता है जहाँ पे कुछ लोग उन्हें मुड़ने के लिए कहते हैं। वो वापस मुड़ता है, इस बार लेफ़्ट जाता है, बट लेफ़्ट में एक 517 का बंदा होता है। वो कहता है आप आगे नहीं जा सकते, आपके लिए आगे खतरा होगा। तो वो ना लेफ़्ट जाता है ना ही राइट जाता है, वो बिल्कुल सीधा चला जाता है। जब वो इस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तब उसने कुछ लोग मिलते हैं जो उन्हें बार बार कह रहे थे कि तुम आगे मत जाओ, सीधा पीछे मुड़ जाओ, पीछे मुड़ जाओ, पीछे मुड़ जाओ। बट ये लोग कहते हैं कि आतंकवादी भी हो सकते हैं या कोई और। वो लोग उनकी बात ना मान के वहाँ से नहीं उतरते। तभी उनमें से जो उनका मेन कमांडर होता है उन पे फायरिंग करने लग जाता है और चारों तरफ से गोला बारूद, पेट्रोल वाले बम और काफ़ी सारी चीज़ें उनके ऊपर आगे गिरने लग जाती है। बट लॉरी अपनी स्किल ड्राइविंग की मदद से वहाँ से निकल जाता है, बट वो लोग उनका पीछा नहीं चढ़ते। वो लोग कार से उसका पीछा करने लग जाते हैं। तभी वो एक लॉन्चर फायर करते हैं जिसकी वजह से और हमें दूसरी तरफ जैक वुड्स और उनके कुछ साथियों को दिखाया जाता है जो सेफली वहाँ तक पहुँच चुके थे। ये लोग भी कुछ दूर आते हैं, बट एम्बेसी जैसी 50 मीटर के करीब होती है वो लोग उनका पीछा करना छोड़ देते हैं और सेफली वहाँ तक पहुँच जाते हैं बिना किसी को चोट लगे हुए। नायरॉन वुड्स वहाँ से लॉरी और ब्लैकी को बचा के ले आए थे, बट कर्नल उनसे कहते हैं कि वहाँ पे उन्हें एयरपोर्ट तक जाना है और तुम सुरक्षा प्रदान करो। वो कहता है यहाँ पे चारों तरफ बमबारी हो रही है, तुम अगर यहाँ से बाहर निकले तुम मारे जाओगे। हमें रात के 12 बजे ट्राइपोली का एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ के एम्बेसी के लोग वहाँ से निकल रहे थे उनकी मदद करने के लिए, बट वहाँ की गवर्नमेंट जाने से रोक देती है। और हमें यहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो रात के 12:17 हो चुके थे और अभी तक किसी भी तरह की हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। तभी कुछ गाड़ियाँ आती हैं और कुछ लोग जो दूर से उन्हें छुप के टारगेट कर रहे थे।
वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे, बट ये लोग नाइट विज़न कैमरा से काफ़ी क्लियरली देख पाते हैं और ड्रोन से भी उन्हें चारों तरफ से गिरने का अंदाज़ा। तभी उस तरफ से एक छोटी सी मिसाइल आके लॉन्च होती है जो कि उनके बेस ग्राउंड में गिरती है, जिसकी वजह से कोई भी तबाही नहीं मचती। और तभी वहाँ पे फायरिंग वायरिंग सब शुरू हो जाती है। वो लोग एक एक करके सबको मारने लग जाते हैं कि उनके लिए काफ़ी आसान होता चला जा रहा था, बट वो लोग तादाद में काफ़ी ज़्यादा थे। बीच में वो आदमी फिर से लॉन्च करने की कोशिश करता है, बट वो लोग गोली मार के उसे वहीं ब्लास्ट कर देते हैं। वो लोग अपनी हार को देखते हुए पीछे मुड़ने का फैसला करते हैं और एक बार फिर से शांति छा जाती है। रात के 1:02 हो चुके थे और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था और हमें दूसरी तरफ वही लोग दिखाए जाते हैं जो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, बट वो निकल नहीं पाते। वुड्स अपनी गलती के लिए कर्नल से माफ़ी मांगता है और कहता है कि आप ही कर्नल रहे। उस समय मुझे बस हल्का सा गुस्सा आ गया था। सब लोग अपने अपने फैमिली मेम्बर्स को याद करते हैं और उनके बारे में थोड़ी देर तक बातें करते हैं और तभी उनकी शांति भंग करने के लिए वो लोग कार से आते हैं और इस बार वो आदमी भी था जिसने एम्बेसी पे हमला करवाया था। उनके पास इस बार एक बस थी और तभी उनके पीछे वाले गेट पे उन्हें सामने से एक कार आते हुए दिखाई देती है। वो लोग वेट करते हैं कि वो रुके, बट वो रुकती नहीं है, वो चलती जाती है। तो वो लोग फायर करके उस कार के वाले आदमी को मार देते हैं और वो जैसे ही मारते हैं उस कार में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे ये पता चलता है जिस उसके अंदर आईईडी रखा था। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, लॉन्चर, ग्रेनेड्स और भी काफ़ी सारे मिसाइल्स के साथ, बट वो लोग इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये उन्हें पास आने ही नहीं दे रहे थे। तभी हमें बस में दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा बॉम्ब था। वो लोग इसे देख लेते हैं क्योंकि पे नाइट विजन कैमरा था और वो लोग वहीं पे फायर करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उनके सारे सैनिक उसके अंदर के मारे जाते हैं और ये लोग भी बहुत तेज़ी से फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से उन्हें एक बार फिर से पीछे हट जाना पड़ता है और एक बार फिर से वो शांति से बैठ के बातें करने लग जाते हैं। वुड्स बताता है कि उसका 2 साल का एक बेटा है। जैक भी बताता है कि उसकी 2 बेटियां हैं जो कि काफ़ी बड़ी और शरारती हैं। वो उनका घर पे इंतज़ार कर रही हैं और इसी तरह सब अपने अपने फैमिली के बारे में बताते हैं। तभी वो अपने सर्जन से खबर पाते हैं कि काफ़ी भारी मात्रा में गाड़ियों की तबादला उनकी तरफ बढ़ रहा है और वो भी वहाँ से निकल चुके हैं गाड़ी में उनकी हेल्प के लिए। तभी आवाज़ आती है, लोग सुबह का नमाज कर रहे थे, यानी सुबह हो चुकी थी और कुछ ही देर में रोशनी आ जाती। अब इन लोगों के चेहरे पे खुशी आने लग जाती है और सार्जेंट भी अपनी फोर्स के साथ यहाँ पहुँच चुके थे, बट जो उनके साथ पुलिस वाले होते हैं वो वापस चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। वो लोग अपनी नमाज पूरी करते हैं और वहाँ से एक रॉकेट फायर करते हैं जो कि उनके बेस के सामने गिरता है, जिसकी वजह से कोई भी तबाही नहीं होती, बट वो एक एक करके काफ़ी सारे रॉकेट दाग देते हैं जो कि उनके बेस में गिरते हैं। दूसरा उनके खाली एरिया में गिरता है और तीसरा तो उनके ऊपर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है और लोगों के कचड़े पचड़े सब उड़ जा रहे थे। एक वुड्स के बिल्कुल सामने गिरता है, जिसकी वजह से उसकी सुनने की शक्ति चली जाती है एक पल के लिए। चारों तरफ मातम का माहौल था, सब लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बट रॉकेट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो लगातार और भी तेज़ी से फायर होते चले जा रहे थे। उनको किसी से भी मतलब नहीं था, कोई मरे चाहे कोई जिए। एक आदमी जिसकी बहुत बड़ी बियर्ड थी, उसका पूरा का पूरा हाथ कट गया था, यानी हाथ फट गया था, सॉरी, जिसकी वजह से बहुत ही ब्लड बह रहा था उसकी पूरी बॉडी से। फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार था क्योंकि उन्हें अंदेशा मिलता है कि और गाड़ियाँ उनकी तरफ बढ़ रही हैं, बट अब वो लोग लड़ने की हालत में नहीं थे। एक और अटैक उन सब की जान जा सकती थी और हमें दूसरी तरफ काफ़ी बड़ी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही दिखाई देती है, जिसके ऊपर बहुत सारे हथियारबंद लोग खड़े थे। तभी उन सोल्जर में से एक इशारा वही करता है जो पीस का साइन था और सामने वाली गाड़ी में से एक आतंकवादी उसी पीस का साइन दिखाता है, यानी ये लोग उनके दोस्त थे और उन्हें सेफली वहाँ पे पहुँचाने के लिए आए थे।
ये लोग सेफली एयरपोर्ट तक पहुंच के सारे उस देश से निकल जाते हैं और कहानी यहीं ख़त्म हो